तो हम पधार गए हैं आपके सामने आज अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि यही सारे क्वेश्चंस आपके कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को आज क्वेश्चंस बताऊंगा, और ये क्वेश्चन सामान्यतः थ्योरी के आधार पर होंगे, और न्यूमेरिकल करना अब जो समय बचा हुआ है उसमें संभव तो नहीं है, इसलिए हमने थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो कि क्वेश्चन और आंसर दोनों के साथ में उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मैं आपको इसके बाद लिखवाने वाला हूं, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो संभवतः आपका पूरा का पूरा जैसे 80 मार्क्स का पेपर है, 32 ऑब्जेक्टिव अगर निकाल दिए जाएं तो 48 मार्क्स का जो पेपर रहने वाला है वो पूरा का पूरा इससे आने की उम्मीद मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। खराब मौसम की वजह से लाइट का आना जाना बार बार लगा हुआ है, जिसके कारण से आप लोगों की लाइव क्लास यहाँ पर नहीं हो पाई आज। इसके लिए देखा जाएगा क्या किया जा सकता है, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा बताइए। मतलब कि आपको पार्टनरशिप को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, लाभ की गारंटी से आप क्या समझते हैं। मतलब कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो अपन चर्चा करने वाले हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ प्रश्न बता रहा हूं, आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, हालांकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाभ हानि नियोजन खाता क्या है। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और अगला प्रश्न रहने वाला है, साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप डीड। अगला प्रश्न रहने वाला है, ख्याति के मूल्यांकन की औसत लाभ विधि को समझाइए। मतलब गुडविल के वैल्यूएशन करने का जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, यहाँ पर आपको ख्याति के मूल्यांकन की अधिलाभ विधि को समझाना है। मतलब कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन करने का जो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है उसके संबंध में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, त्याग अनुपात से आप क्या समझते हैं। मतलब व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो, त्याग अनुपात किसे कहते हैं। और जस्ट इसके नीचे दिया गया है, प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं। मतलब कि व्हाट इज गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी डेफिनेशन आपको लिखनी है और गेनिंग रेशियो की डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। ये सारी चीजें जो हैं ये आंसर सहित आपके हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम के तो सिर्फ क्वेश्चन ही अवेलेबल करा पा रहा हूँ। हिंदी मीडियम में ये सारी चीजें जो हैं टेलीग्राम चैनल पर, कॉमर्स वाले सर चैनल पर आप जाएंगे टेलीग्राम में तो आपको ये सारी चीजें यानी कि PDF ऑलरेडी अपलोड हो चुका है वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या है। कल इसको समझाया भी गया है। व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, यहाँ तो क्या है बस लिखा, तो व्हाट इज जॉइंट इंश्योरेंस पॉलिसी, इतने से ही काम चल जाएगा। गुप्त ख्याति से आप क्या समझते हैं या गुप्त ख्याति क्या है। मतलब कि व्हाट इज हिडन गुडविल। व्हाट इज हिडन गुडविल की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न आपका रहने वाला है, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेयर फॉर फीचर या फॉर फीचर ऑफ शेयर करके आएगा, तो आप इसको जरूर लिखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपसे बताया जा रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि भैया अंशों के निर्गमन के प्रकार बताइए। मतलब कि आप शेयर्स को कितने प्रकार से इशू कर सकते हैं। तो पहले तरीके हुआ करते थे 3, जो कि सबसे पहला होता था सम मूल्य पर निर्गमन। मतलब कि 100 रुपए के शेयर को आप 100 रुपए पर ही इशू कर दे रहे हैं तो इशू एट पर कहलाता था। नेक्स्ट होता था आपका प्रीमियम पर निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, जब 100 रुपए के शेयर को आप 100 रुपए से अधिक मूल्य पर इशू करते थे। और अगला आपका डिस्काउंट होता था, मतलब इशू एट डिस्काउंट, लेकिन उस मेथड को यहाँ से हटा दिया गया है। तो फिलहाल शेयर्स को इशू करने के 2 ही तरीके माने जाएंगे, एक तो सम मूल्य पर निर्गमन और दूसरा है आपका प्रीमियम पर निर्गमन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर से। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में अगर
ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी पढ़ते हैं, यानी कि सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्रों के अगर प्रकार देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र। इन दोनों को ही डिफाइन करने के लिए कहा गया कि व्हाट इज सिक्योर्ड डिबेंचर एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ठीक है ना, मतलब सिक्योर्ड डिबेंचर क्या है और अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ें तो अगला प्रश्न भी हमारा डिबेंचर के टाइप्स से ही है। शोध्य ऋण पत्र किसे कहते हैं और अशोध्य ऋण पत्र किसे कहते हैं, मतलब कि व्हाट इज रिडीमेबल डिबेंचर एंड व्हाट इज इररिडीमेबल डिबेंचर। ये दोनों क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे, डिबेंचर वाले चैप्टर से ही मिलेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शीघ्र संपत्ति या तरल संपत्ति से आप क्या समझते हैं, मतलब कि व्हाट इज क्विक एसेट्स। यहां पर बात की जा रही है व्हाट इज क्विक एसेट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कंध आवर्त अनुपात क्या है, व्हाट इज स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। क्या है, व्हाट इज स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके सेकंड लास्ट चैप्टर के हैं, जहां पर आपके पूरा रेशियो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर है, लेखांकन अनुपात वहीं से। सकल लाभ अनुपात क्या है, इसका सूत्र लिखिए। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, राइट इट्स फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, फॉर्मूले से बता दूं आपको कि आपको इस तरीके की कोई भी डेफिनेशन लिखने को आती है, अगर उससे रिलेटेड फॉर्मूला है तो जरूर आप उस फॉर्मूले को लिख दीजिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न है आपका शुद्ध लाभ अनुपात क्या है, सूत्र लिखिए, मतलब कि व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, राइट इट्स फॉर्मूला। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, मतलब व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको ये पढ़ाया जा चुका है। वसूली खाता क्या है, कल रात की जो वीडियो अपलोड हुई थी, लाइव क्लास थी, उसमें हमने इसको ही बताया था कि व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाता को क्या कहा जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अगला प्रश्न आपका है प्रतिभूति। प्रश्न ये है, उत्तर नीचे लिखा हुआ है, प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, मतलब कि आप लोग जब अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करते हैं, तो जब प्रीमियम पर इशू करते हैं तो जो प्रीमियम का हमें अमाउंट मिलता है, उस प्रीमियम के अमाउंट का यूज किस प्रकार किया जाता है, बस वही आपसे पूछा जा रहा है कि प्रीमियम के अमाउंट का यूज हम किस प्रकार करते हैं। अगला प्रश्न आपका डिफरेंस से रहने वाला है, चैप्टर आपका अंश पूंजी लेके है, मतलब शेयर कैपिटल से है, जिसमें डिफरेंस है आपका अधिकृत पूंजी एवं निर्गमित पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल में डिफरेंस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म से है, मतलब फर्म के समापन से है, पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए अगला प्रश्न हमारे लिए रहने वाला है फर्म के समापन एवं साझेदारी के समापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना डिफरेंस बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसे कल समझाया गया था, आप कल का वीडियो देख करके इसको समझ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, जिसमें आपसे बताया जा रहा है राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण के उद्देश्य लिखिए। इसके और में आने वाला है मतलब कि इसमें हमने लिखा है वित्तीय विवरण की सीमाएं लिखिए, राइट द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण की सीमाएं लिखिए, राइट द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद आपका अगला प्रश्न रहने वाला है पूंजी संचय और संचित पूंजी में अंतर। थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन फिर भी आप हल्का फुल्का देख सकते हैं इसको, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है अति अभिदान एवं अल्प अभिदान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ये भी जो क्वेश्चन है आपका शेयर कैपिटल मतलब कि अंश पूंजी लेखे से रिलेटेड है। ठीक है ना, अगला प्रश्न रहने वाला है आपका साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ये वही प्रश्न का उत्तर है। हाँ, इसके बाद इसी चैप्टर से एक और डिफरेंस आ गया आपका स्थायी पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे लास्ट यूनिट यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। इसमें भी दो डिफरेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपसे पहला पूछा जा रहा है रोकड़ प्रवाह विवरण एवं कोष प्रवाह विवरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर बताइए, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको अंश हरण की प्रक्रिया को समझाना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर। प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर जो आता है बेटा, इस सातों के सातों पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको बता दें कोई भी प्रोसीजर अगर आपको लिखने को आता है तो चाहे वो कितने भी नंबर में क्यों ना आए, आपको प्रोसीजर हमेशा पूरी की पूरी लिखनी पड़ती है और क्रम से लिखनी पड़ती है। अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स में अगर पूछ दिया गया तो भले आप ऐसा कर सकते हैं, इसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लिखना ये सारी बातें पड़ेंगी ही, कितना भी शॉर्ट आप क्यों ना कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर। अंश हरण की प्रक्रिया या अंश हरण की विधि को समझाइए। अगला प्रश्न है कंपनी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, जो कि हमने कल की वीडियो में आपको ये समझाया भी था कि साझेदार की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को दी जाने वाली राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। ये रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर का है। अगर आप इन प्रश्नों को यानी कि पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप समझना चाहते हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको कल समझाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग कल के वीडियो में जा करके लाइव सेक्शन में जा करके लाइव वीडियोस में जा करके आप इन सब चीज़ों को समझ भी सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि भैया कोई साझेदार मतलब किसी साझेदार की अगर डेथ हो जाती है, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके उत्तराधिकारी मतलब रिप्रेजेंटेटिव को जो अमाउंट दिया जाएगा, साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो पैसा कौन लेगा आके, उसका उत्तराधिकारी। उसको तो संपूर्ण राशि वापस करेंगे, तो उसके उत्तराधिकारी को जो राशि दी जाती है, जो अमाउंट पे किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसकी गणना कैसे की जाती है। तो हमने आपको बताया था कि पहले क्रेडिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें लिखिए, फिर डेबिट पक्ष में लिखी जाने वाली मदें लिखिए, और उसके बाद बता दीजिए भैया इसमें से इसको घटाने के बाद जो भी पैसा आएगा वो मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को दे दिया जाएगा। अब वहां पे आपने कैलकुलेशन की, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया, कैलकुलेशन किया आपने, और कैलकुलेशन करने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा, अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये अमाउंट पे किस तरीके से किया था। वहां पे तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब कैलकुलेशन करने के बाद 15 लाख रुपए का एक बड़ा सा अमाउंट आ गया, तो भैया आपसे प्रश्न है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु भी हो जाएगा। तो भैया अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय, अब अवकाश ग्रहण अगर हो रहा है यानी रिटायरमेंट की बात है तो निवृत्तमान साझेदार, और मृत्यु की बात अगर कही जा रही है तो वैध साझेदार के वैध उत्तराधिकारी की बात कर दी जाएगी। तो इसको जो राशि का भुगतान किया जाता है उसकी कितनी विधियां हैं, ठीक है ना। तो भैया जो पार्टनर हमारे फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे किया जाता है, तो अमाउंट पे करने के कितने मेथड हैं। तो हमने कल आपको समझाया था कि अगर फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि है तो संपूर्ण राशि का एक मुश्त भुगतान कर दिया जाता है, यानी कि टोटल पेमेंट इन कैश। नेक्स्ट आपका आता है किस्तों में भुगतान करना, मतलब पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। आपको समझना है, आप कल का वीडियो देख सकते हैं। और लास्ट आपका हो जाता है वार्षिकी द्वारा भुगतान। वार्षिकी मतलब पेमेंट बाय एन्युटी सस्पेंस मेथड, ठीक है ना। तो वार्षिकी द्वारा भुगतान। इस तरीके से हमारी ये क्वेश्चंस तो कंप्लीट हुए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अलग से बताने जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को के साथ साथ ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इनको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा आपको समझाए हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से पूरी क्लासेस आपकी नहीं हो पाई। चलिए फिलहाल हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं उनको देख लीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर और मेरे पास हैं, एक फर्म में साझेदार को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट का है और हमने इसको समझाया भी हुआ है। मतलब कि आपको लिखना है यहाँ पर राइट्स ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर है उसको कौन कौन से राइट्स मिले होते हैं, मतलब कि आपको राइट्स ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है। तो साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, है ना। साझेदारी संलेख में लिखे जाने वाली मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, मतलब कि राइट द मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। राइट द मेन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताना है। मतलब कि जब आप लोगों ने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है,
ऐसी दशा में फर्म में कौन कौन से नियम लागू होंगे? तो भैया राइट द रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? थर्ड, राइट द रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंस से रिलेटेड है। डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, मतलब कि त्याग अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। त्याग अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात मतलब डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। 5-6 क्वेश्चन और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिफरेंस है। गुडविल वाले सेक्शन में जाइएगा और गुडविल वाले सेक्शन में जा करके आप वहां पर डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब कि औसत लाभ विधि एवं अधिलाभ विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसी में एक प्रश्न और है, ख्याति उत्पन्न होने के कारण लिखिए, या इसी को कहा जाता है ख्याति को निर्धारित या प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। मतलब कि अगर आपसे बोला जा रहा है राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, तो भी वही है। या फिर ऐसे बोला जाए अगर आपसे कि भैया राइट द ओरिजिन ऑफ गुडविल, है ना, तो इस तरीके से दोनों प्रश्न आपके सेम आ जाते हैं। इसमें इसका आंसर वही था कि व्यापार कहाँ है, मतलब व्यापार का स्थान, अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर, है ना, गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस, कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी की व्यवहार कुशलता, इस तरीके के आंसर थे, मतलब हेडिंग्स थी। अगला क्वेश्चन आपका फिर आ जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म से, कि भैया फर्म के समापन में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। यानी कि जब आपकी फर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म की कंडीशन में फर्म की बुक्स में कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, कल हमने ये बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे हमने आपको जो अभी तक दिखाया वो हमने ऐसे ही एक सैंपल पेपर बनाया था थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चन में अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन नोट करते हैं यानी कि आप अपने एग्जाम में लिखते हैं और अगर आपसे आधा अधूरा भी बन रहा है तो आपको आधे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। लेकिन सामान्यतः अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात की जाए तो न्यूमेरिकल में आपको नंबर सामान्यतः तभी दिए जाते हैं जब पूरा का पूरा आपने सही सवाल किया हो। गलत करने की कंडीशन में आपको 0 मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन का एक पेपर यहाँ पर तैयार किया था और वही पेपर हमने अभी आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया। वो क्वेश्चन पेपर पूरा आपका टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम में हमारे कॉमर्स वाले सर चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनके आंसर्स मैंने अभी नहीं बताए हैं। चलिए, समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर, मतलब डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर, और इसी में एक छोटा सा डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक, अंश एवं स्कंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति को समझाइए। जो हमारा डिबेंचर होल्डर होता है, ऋण पत्रधारी, उसकी वैधानिक स्थिति क्या होती है वो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंश पूंजी के प्रकार बताइए। क्या क्वेश्चन है? अंश पूंजी के प्रकार बताइए। राइट द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के कितने प्रकार होते हैं आपको यहाँ पर ये लिखना है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी का चिट्ठा और फर्म के चिट्ठे में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एंड बैलेंस शीट ऑफ फर्म। नेक्स्ट भी आपका डिफरेंस ही है, अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर से, चालू अनुपात एवं तरल अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब कि डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। लास्ट क्वेश्चन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। आप सभी को पता होगा कि भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है यानी रोकड़ प्रवाह विवरण, उसको 3 प्रकार की क्रियाओं में डिवाइड किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब संचालन क्रिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कि विनियोग क्रिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कि वित्तीय क्रिया। तो 3 प्रकार की क्रिया में कैश इनफ्लो के सोर्सेस कौन कौन से हैं और कैश आउटफ्लो के सोर्सेस कौन कौन से हैं, आपको यहां पर ये लिखना है। मतलब कि रोकड़ का अंतर्वाह किस प्रकार से होता है और रोकड़ बहिर्वाह किस प्रकार से होता है। मतलब कि कैश रिसीप्ट कैसे कैसे होती है, यानी रोकड़ प्राप्ति कैसे कैसे होती है और किन किन मदों में रोकड़ का भुगतान करते हैं। तो तीनों क्रियाओं के पढ़ लीजिएगा। तीनों क्रियाएं कौन कौन सी हैं आपकी? सबसे पहली है संचालन क्रिया, मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जब अपन बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो पैसा कैसे कैसे आता है और कैसे कैसे जाता है, ठीक है ना। जैसे माल बेचने से पैसा आता है, वही माल खरीदते हैं तो पैसा जाता है। इस तरीके से आपको लिखना है। सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स हैं, अपने बुक देखिएगा, जरूर बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो बताइएगा, फिर कमेंट करिएगा, उस आंसर को मैं आपको टेलीग्राम पर ही उपलब्ध करा दूंगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बचा ही नहीं है,
इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तीनों से आपको इस चीज को जरूर देखना है। लगभग आपको ये सारे क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। रही बात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, तो जितने चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं उनसे तो ऑब्जेक्टिव की कोई दिक्कत रह नहीं जाएगी अगर आप उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हैं, और थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव भी आपसे बन ही जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर क्या ऑब्जेक्टिव की क्लास अब लिया जाना फिलहाल संभव नहीं है, फिर भी अगर आपके इसमें कमेंट्स आते हैं तो हम रात में 10 साढ़े 10 बजे से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास ले लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की क्लास हो तो 10:30 बजे के पहले पहले आप जरूर मैसेज कर दीजिए, मतलब कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो पर, तो हम आपके ऑब्जेक्टिव की क्लास भी ले लेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और बड़े अच्छे से पेपर दीजिएगा। हाँ, एक बात और, 1 अप्रैल से अपने नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके जो भी जूनियर्स हों, आपके जानने पहचानने वाले हों, आप उन तक हमारे इस चैनल की जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।